half of the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than the width. Length is 4 meter more than width, यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। जो उसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ इज whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Is 36 meter. 36 meter. Find the dimension of the garden. Find the dimension of the garden. यहाँ पर ये देखो कि क्वेश्चन नंबर 5, half the perimeter of rectangular garden, half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. पहले तो मान लिया जाए कि let the width of garden be x meter and length be y meter. हमने मान लिया कि चौड़ाई x मीटर है और लंबाई y मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर हम चौड़ाई में 4 मीटर को यानी विड्थ में 4 मीटर को ऐड कर दें तो वो लंबाई के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ y इज इक्वल टू x प्लस 4। लेंथ y इक्वल टू x प्लस 4। यहाँ पे जो लंबाई है वो x प्लस 4 है। जो आपकी लंबाई है वो x प्लस 4 है, यानी कि लंबाई x प्लस 4 हो गई। y इक्वल टू x प्लस 4। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू x प्लस 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और एक दूसरा इक्वेशन बनेगा कि लेंथ और विड्थ इन दोनों का सम कितना है। लेंथ और विड्थ इन दोनों का सम कितना है। y इक्वल टू y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36। यहाँ पर लेंथ और विड्थ इन दोनों का सम कितना है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल लें। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करिए। अगर ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करने के लिए देगा तब तो इसे ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे।
अगर ग्राफ के माध्यम से नहीं देगा तब इसे जैसे आप चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू लेकर के दूसरे वाले इक्वेशन में रख दें। पहले वाले इक्वेशन से यानी फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दें, सेकेंड इक्वेशन में रख दें। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 36 एंड 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इक्वल टू 32 एंड x इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से x की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू जो है 16 है। यहाँ से x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू क्या होगी, देन y इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर शो width of garden, जो गार्डन की चौड़ाई है, width of garden 20 मीटर and the length इक्वल टू 16 मीटर। यहाँ से गार्डन की चौड़ाई आपकी हो गई 20 मीटर और गार्डन की आपकी लंबाई हो गई 16 मीटर। दैट्स क्लियर। नाउ सी वंस अगेन। नहीं, जरूरी नहीं है कि लेंथ बड़ा हो, जरूरी नहीं है। ये जब हमने y को, देखो हमने क्या माना है, हमने माना है कि जो हमने वन सेकेंड लेंथ भी y, सॉरी हाँ ठीक है। यहाँ से लेंथ हमारा 20 हो जाएगा, लेंथ इज 20 एंड विड्थ इज 16, क्योंकि हमने x को विड्थ माना है, हमने x को मान लिया है विड्थ और लेंथ को मान लिया है y। x को हमने विड्थ माना है और लेंथ को हमने y माना है, तो y की वैल्यू हमारी 20 है तो लेंथ हमारा यहाँ पे 20 होगा और विड्थ हमारा यहाँ पे क्या होगा, 16 होगा। यहाँ पर जो है हमारा विड्थ जो है वो 16 हो जाएगा। यहाँ पर हमारी चौड़ाई जो है वो 16 होगी और लेंथ हमारी जो है वो 20 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर x को चौड़ाई लिया है यानी विड्थ लिया है और लेंथ को हमने y लिया है। दैट्स क्लियर। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया था, हम इक्वेशन को कैसे फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन दिया था कि जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। फोर मीटर ज़्यादा है। 4 मीटर ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, 4 मीटर ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो बराबर कब होगा, या तो लंबाई से 4 मीटर कम कर दें या तो चौड़ाई में 4 मीटर ऐड कर लें। ये इक्वेशन के फॉर्मेशन का तरीका होता है। तो दैट्स क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, 2x plus 3y minus 8 equal to 0, ये एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। आगे आपको क्या करना है? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variable. Write another linear equation in two variable. दो वेरिएबल में आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है, अपने मन से लिखना है, लेकिन क्या लिखना है? कंडीशन क्या है? फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। सेकेंड कंडीशन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का कंडीशन लिखना है, पैरेलल लाइन का कंडीशन लिखना है। एंड थर्ड, कोइंसिडेंट का कंडीशन लिखना है। इस दिए गए इक्वेशन को देख करके इन तीनों कंडीशन में आपको अपने मन से अलग अलग इक्वेशन लिखना है, एक एक इक्वेशन आपको लिखना है। अब कंडीशन नंबर 1 की हम बात करते हैं। फॉर कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होती है। अगर ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कंडीशन है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ से जो इक्वेशन है, a1 हमारा क्या है? 2 है, b1 हमारा 3 है और c1 हमारा -8 है। अब इसी के अकॉर्डिंग इस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको a1 a2 a1 b1 c1 आपने ड्रॉ कर लिया, लिख लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको a2 b2 लिखना है। तो a2 हम आपका लिख सकते हैं 4 होगा। a2 अगर हमारा 4 है तो b2 क्या होगा? देखो यहाँ से 2/4, a1/a2 का मतलब क्या हो गया? 2/4, यानी 2/4 की मीनिंग क्या आएगी? 1/2 आएगी। a1/a2 2/4 दैट इज 1/2। तो हमारा b1/b2 क्या आना चाहिए? 1/2 नहीं आना चाहिए। तो 1/2 नहीं आना चाहिए तो कोई और इक्वेशन लिख लो, कोई और नंबर लिख लो b2 की जगह पर। तो b2 के जगह पर जब हम कोई और नंबर लिखेंगे तो हम b2 के जगह पर 5 लिख लें और c2 के जगह पर 7, जो मन करे सो लिख लो। तो यहाँ पर हमारा b2 क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या a1/a2 ये नॉट इक्वल टू b1/b2 को सेटिस्फाई किया। a1/a2 ये b1/b2 को सेटिस्फाई किया, और जब b1/b2 को सेटिस्फाई किया
तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया, उस कंडीशन में ये हमारा इक्वेशन जो बना वो 4x + 5y + 7 = 0 और -7 = 0, कुछ भी लिख सकते हो। ये हमारा इंटरसेक्टिंग का इक्वेशन बन गया। इसी तरह से हमारी जो दूसरी कंडीशन होगी वो पैरेलल लाइन की होगी। कंडीशन नंबर 2, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, अब पैरेलल लाइन में क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू -8। अब इसके आधार पर अकॉर्डिंग टू द A1 B1 C1 अब आपको A2 B2 C2 डिसाइड करना है। A1 B1 C1 के आधार पर आपको A2 B2 C2 डिसाइड करना है। A2 B2 C2 क्या होगा, क्योंकि A1/A2 और B1/B2, चलो हम A2 को 4 ले लें, B2 को 6 ले लें, तो इन दोनों से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/4 3/6, इन दोनों से 1/2 आ जाएगा। और जब दोनों से 1/2 आ जाएगा तो यहाँ से C1/C2 अलग होना चाहिए, तो C2 को क्या कर दो, -9 लिख दो, डिफरेंट लिख लो। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 मिल गया। और जब ये मिल गया तो इक्वेशन आप बना सकते हैं, 4x + 6y - 9 = 0। 4x + 6y - 9 = 0। इसी तरह से आप और भी कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसा भी आप इक्वेशन बना लेते हैं, जैसा भी आप इक्वेशन बना। ऐसा नहीं है कि केवल यही नंबर आप लिख सकते हैं, आप इससे बड़े नंबर भी लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर लिख करके आप इस इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि हमारे इस इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होगा। एंड द थर्ड कंडीशन, कोइंसिडेंट। चलो देखते हैं थर्ड कंडीशन, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब A2 B2 C2 का जो मान है, आपको A2 B2 C2 की जो वैल्यू है
वो आपको A1 B1 C1 को देख करके लिखनी है। अब A1 क्या है? 2x। A1 आपका जो है यहाँ से A1 आपका 2 है, B1 आपका 3 है और C1 आपका -8 है। यहाँ से अगर हम A2 की वैल्यू को 6 लिख लें तो 2/6 मतलब 1/3 का रेशियो आ रहा है। तो यहाँ भी 1/2, B2 की वैल्यू हम 9 लिख लें और C2 की वैल्यू को हम -24 लिख लें। तो यहाँ से A1/A2 2/6, B1/B2 3/9 and C1/C2 -8/-24, that's equal to A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। सबका रेशियो कितना आया? 1/3 आया। सबका रेशियो इक्वल आ गया और सबका जब रेशियो इक्वल आ गया तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वेशन का? 6x + 9y -24 इक्वल टू 0। और यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इक्वेशन ये हो जाएगा।